वालेकुम। तो टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा आज की वीडियो वेस्टिबुलर न्यूराइटिस के ऊपर है। वेस्टिबुलर न्यूराइटिस होता है क्या है, व्हाट इज़ वेस्टिबुलर न्यूराइटिस, ये मैं आपको आज क्लियर कराऊंगा। व्हाट इज़ लेब्रिंथिटिस, इस लेक्चर के अंदर ये भी मैं आपको क्लियर कराऊंगा। इन दोनों में फ़र्क क्या है। वेस्टिबुलर न्यूराइटिस वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व के स्वेलिंग की वजह से, डैमेज की वजह से, वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्रेनियल नर्व्स के अंदर जो वेस्टिबुलर न्यूराइटिस या जो ये डिसीज़ है, डैमेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें करेंगे कि ये इसकी सिम्टम्स क्या हैं वेस्टिबुलर न्यूराइटिस की, इसकी काजेज़ क्या हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, मेडिसिन हम कौन सी यूज़ करते हैं, ठीक है। इसकी सिम्टम्स को कम करने के लिए या वेस्टिबुलर न्यूराइटिस को एलिमिनेट करने के लिए जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके अलावा फिर हम इसकी डायग्नोसिस के लिए जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो बताऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल के ऊपर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को ये चैनल लाजमी रिकमेंड कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं मेडिसिन या मेडिकल के रिलेटेड, ये एनाटमी होगी, फिजियोलॉजी होगी, इससे रिलेटेड स्टफ़ अपलोड करता रहता हूँ। तो चलते हैं फिर स्क्रीन के ऊपर। वेस्टिब्यूलर कोक्लियर नर्व, ठीक है। तो आप देखें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। वेस्टिब्यूलर कोक्लियर नर्व आल्सो कॉल्ड ऑडिटरी नर्व, अकोस्टिक नर्व और एट क्रेनियल नर्व, यानी कि ये इसके दूसरे नाम या इसको आप सेकंड या थर्ड नेम इसके कह सकते हैं। यानी कि इसको इसके अलावा वेस्टिब्यूलर कोक्लियर के अलावा और क्या क्या कहते हैं। ऑडिटरी नर्व भी इसको कहते हैं क्योंकि ये सुनने में मदद करती है। अकोस्टिक भी इससे इसी से रिलेटेड है, सुनने से रिलेटेड है। और आपको पता है ये एट क्रेनियल नर्व है इन द ह्यूमन ईयर, सर्विंग द ऑर्गन्स ऑफ इक्विलिब्रियम एंड ऑफ हीटिंग। अच्छा जी, इन्होंने कहा है कि ये उन ऑर्गन्स को यानी कि सप्लाई करती है कि जो बैलेंस को मेंटेन करते हैं, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हैं और हीलिंग में हेल्प आउट करते हैं। अच्छा जी, तो आपको पता है कि वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व का फंक्शन भी यही है, क्योंकि इसके दो पार्ट होते हैं, एक वेस्टिबुलर और एक कोक्लियर। वेस्टिबुलर का जो है वो मेन बैलेंस बॉडी को बैलेंस करता है, इक्विलिब्रियम में हेल्प आउट करता है, और जो कोक्लियर है वो हेयरिंग में, ठीक है। इस वजह से उन्होंने कहा कि ये इक्विलिब्रियम और हेयरिंग के जो ऑर्गन्स हैं उनको भी सप्लाई करती है। वेस्टिबुलर न्यूराइटिस, अच्छा जी, वेस्टिबुलर न्यूराइटिस आप लोग देखें। वेस्टिबुलर न्यूराइटिस इज अ डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स द नर्व ऑफ द इनर ईयर कॉल्ड वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व। उन्होंने कहा है वेस्टिबुलर न्यूराइटिस जो वो डिसऑर्डर है कि जो वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व के डैमेज होने की वजह से होता है, ठीक है। वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व इनर ईयर में कौन सी आ गई हमारे पास नर्व, वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व ही होती है हमारे पास इनर ईयर में। तो जब ये वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व डैमेज होगी तो हमारे पास जो कंडीशन आएगी उसको हम कहते हैं वेस्टिबुलर न्यूराइटिस, ठीक है। द वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व सेंड्स बैलेंस एंड हेड पोजीशन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इनर ईयर, ये तो हमको पता है कि जो वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व बैलेंस और हेड पोजीशन को यानी कि सप्लाई करती है। व्हेन द नर्व बिकम स्वेलन, जब ये आपकी नर्व सूज जाती है किसी ब्लो की वजह से, किसी डैमेज की वजह से, किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से या किसी और वजह से, ठीक है। द ब्रेन कैन नॉट इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन करेक्टली, तो फिर जो बैलेंस और हेयरिंग की इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन तक नहीं पहुंचती। जारी बात है कि जो हमारे पास वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व है उसका फंक्शन ही यही है कि उसने आपके बैलेंस की इंफॉर्मेशन और हियरिंग की इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन तक पहुंचानी है, और फिर ब्रेन में उस इंफॉर्मेशन के अबाउट काम होगा और फिर रिस्पॉन्स जनरेट होकर आपके इफेक्टर्स तक जाएगा और आपके इफेक्टर्स वो काम परफॉर्म करेंगे, रिस्पॉन्स परफॉर्म करेंगे। लेकिन जब नर्व भी डैमेज होगी तो वो नर्व जो है वो सेंसरी सप्लाई लेके ही नहीं जाएगी ब्रेन तक। ये चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं। This results in a person experiencing such symptoms as dizziness and vertigo, ठीक है। इसके नतीजे में क्या होता है कि डिजीनेस और वर्टिगो होता है पेशेंट को, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखें, ये देखें, ये है आप लोगों को बताया जा रहा है कि ये दिखाया जा रहा है आपको कि यहाँ से ये स्वेलन हुई है, ये रेडनेस आपको शो करवा रही है यहाँ पे भी, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आप लोग देखें सिम्टम्स क्या है इसकी। सिम्टम्स इंक्लूड सडन सीवियर वर्टिगो। अच्छा जी, अब वर्टिगो क्या है, आपको स्पिनिंग स्वेइंग सेंसेशन। स्वेइंग मतलब कि आप बैलेंस में नहीं रह पाते, ठीक है। स्वेइंग का मतलब आपका सर चकराना शुरू हो जाता है, ठीक है।
ये वर्टिगो का मतलब है। डिजीनेस होना शुरू हो जाती है, आपको बैलेंस डिफिकल्टीज आती है, नोजिया, वोमिटिंग, कंसंट्रेशन डिफिकल्टीज। कंसंट्रेशन डिफिकल्टीज मतलब कि आप किसी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर पाते। नोजिया का आपको पता है कि क्या होता है कि आपका दिल करता है कि हम उल्टी करें, वोमिटिंग करें, लेकिन आपको आती नहीं है वोमिटिंग। और कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि आप वोमिटिंग करते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन डिफिकल्टीज का भी मैंने आपको बता दिया। बैलेंस का आपको पता है कि जब आपकी वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व डैमेज होगी तो आपका बैलेंस लूज हो जाएगा। डिजीनेस का आपको पता है कि चकराना, स्विंग का भी सेम, चक्कर चक्कर वगैरह आना। ठीक है, ये थी इसकी सिम्टम्स वेस्टिबुलर न्यूराइटिस की। ठीक है, अच्छा तो जब इसकी काजेज क्या है, रिसर्चर्स थिंक द मोस्ट लाइकली काज इज अ वायरल इन्फेक्शन ऑफ द इनर ईयर। अच्छा, जो रिसर्चर है उनके ख्याल में कि जो वायरल इन्फेक्शन है वो इसकी मेन रीजन है वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व के डैमेज होने की या इनर ईयर के डैमेज होने की। जब इनर ईयर डैमेज होगा तो आपको पता है कि इनर ईयर में कौन सी आपकी नर्व है, वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व। जब इनर ईयर डैमेज हो गया तो वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व भी ऑटोमेटिकली डैमेज हो जाएगी। ठीक है, स्वेलिंग अराउंड द वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व कास्ड बाय अ वायरस, जो कि वायरस की वजह से वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व के अराउंड स्वेलिंग हो जाती है, और अ वायरल इन्फेक्शन दैट हैज अकर्ड समवेयर एल्स इन द बॉडी। Some examples of viral infections in the other areas of the body include herpes virus causes a cold sores, shingles, chickenpox, measles, flu, mumps, hepatitis and polio। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा है कि आपकी जो स्वेलिंग हो रही है या वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, एक तो मिड इनर ईयर में हो रहा है, इसके अलावा आपकी बॉडी के कुछ अदर पार्ट्स में भी हो सकता है। और वो वायरस कौन सा है, वो वायरस है हर्पस वायरस। मेन उन्होंने हर्पस वायरस आपको एक यूनिक बता भी दिया है, और भी हो सकते हैं लेकिन मेन जो उन्होंने बताया हर्पस वायरस बताया है। बहरहाल आप ये देख लें कि जो आपके पास ये वेस्टिबुलर न्यूराइटिस है ना, ये वायरल डिजीज है। ठीक है, ये वायरल वायरस की वजह से डैमेज होता है मेन। और वो वायरस अगर आपसे पूछा जाए तो आपने हर्पस वायरस लगाना है। और हर्पस वायरस क्या करता है, उसकी काजेज आपने बता दिया है, कोल्ड सोर्स, शिंगल्स, चिकन बॉक्स, मीजल्स, फ्लू, मम्प्स, हेपेटाइटिस एंड पोलियो। ठीक है, हर्पस वायरस इन चीज़ों को स्प्रेड करता है। यानी कि ये जो मैंने अभी ये ब्रैकेट के अंदर जितनी भी बीमारियां लिखी हुई हैं, अगर किसी भी बंदे के अंदर आप देखते हैं कि उसको चिकन पॉक्स हो गया है या मीजल्स है या फ्लू है, हेपेटाइटिस है, तो आप ये कंफर्म कर लें कि उस बंदे को हर्पस वायरस की वजह से ये डिजीज़ हुई है। ठीक है, ये था इसकी काजेज। नेक्स्ट हम चलते हैं। अच्छा, ये डिफरेंसेस हैं अब यहाँ पे कुछ। एक है वेस्टिबुलर न्यूराइटिस और लेब्रिंथीज। वेस्टिबुलर न्यूराइटिस जो होता है वो कब होता है और लेब्रिंथीज कब होता है, इनके दरमियान में आप फ़र्क कैसे कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट दो चीज़ें हैं। वेस्टिबुलर न्यूराइटिस आप सबसे पहले देखें, वेस्टिबुलर न्यूराइटिस इन्वॉल्व्स स्वेलिंग ऑफ अ ब्रांच ऑफ द वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व, द वेस्टिबुलर पोर्शन दैट अफेक्ट्स बैलेंस। अच्छा जी, मैंने आपको बताया था वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व के दो पार्ट हैं, एक वेस्टिबुलर पार्ट है और एक कोक्लियर पार्ट है। वेस्टिबुलर पार्ट है जो वो बैलेंस को मेंटेन करता है, और कोक्लियर पार्ट है जो वो हियरिंग को। जो वेस्टिबुलर न्यूराइटिस होगी ना, वो वेस्टिबुलर पोर्शन के डैमेज होने की वजह से या स्वेलिंग होने की वजह से या इन्फेक्शन होने की वजह से होगी। ठीक है, सिर्फ वेस्टिबुलर पोर्शन की वजह से, इसलिए इसको वेस्टिबुलर न्यूराइटिस कहते हैं। लेकिन जो लेब्रिंथीज है ना, इसमें क्या होता है कि वेस्टिबुलर पोर्शन और कोक्लियर पोर्शन दोनों डैमेज होते हैं, दोनों स्वेलिंग होते हैं, दोनों में वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, इसमें एक चीज़ इफेक्ट नहीं होती, इसमें दोनों जो उसकी आप ब्रांचेस कह लें एक हिसाब की, वेस्टिबुलर या कोक्लियर दोनों डैमेज हो सकती हैं। लेकिन जो आपके पास वेस्टिबुलर न्यूराइटिस है ना, उसमें सिर्फ वेस्टिबुलर पोर्शन ही डैमेज होगा, लेकिन जो लेब्रिंथीज है उसमें सिर्फ दोनों, वेस्टिबुलर पोर्शन भी और कोक्लियर भी। अच्छा जी, अब इसकी सिम्टम्स जो हैं लेब्रिंथीज की, वेस्टिबुलर न्यूराइटिस की, तो सिम्टम्स हमने ये पीछे कर ली हैं ये सारी, आप देखें। अगर आपसे पूछी जाती हैं सिम्टम्स लेब्रिंथीज की, तो फिर आप क्या बताएंगे, इसकी भी सेम सिम्टम्स होती हैं वेस्टिबुलर न्यूराइटिस की तरह, वी से वेस्टिबुलर और एन से न्यूराइटिस, यानी कि सेम सिम्टम्स एज वेस्टिबुलर न्यूराइटिस। लेब्रिंथीज की जो सिम्टम्स है वो सेम वेस्टिबुलर न्यूराइटिस की सिम्टम्स जैसी हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये देखें आप लोग, इन्फ्लेमेशन ऑफ द इनर ईयर, ये आपको इन्फ्लेमेशन रेडनेस जो हो रही है, ये सारी इन्फ्लेमेशन हो रही है इनर ईयर में। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व जो है वो डैमेज होती है, या वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी ये इन्फ्लेमेशन हो सकती है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम डायग्नोज कैसे करेंगे, अब हमें पता कैसे चलेगा कि किसी बंदे को वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व उसकी डैमेज है या नहीं है।
In most patients, a diagnosis of vestibular neuritis can be made with an office visit to a vestibular specialist। उन्होंने क्या है कि आप ज़ाहिर बात है आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उसके ऑफिस में जाते हैं या उसके क्लिनिक में जाती हैं, जहाँ पे वो कुछ टेस्ट परफॉर्म करेगा और देखेगा कि आया कि आपकी वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व डैमेज है या नहीं है। These specialists include an otologist, an ear doctor, और a neurologist, डॉक्टर who specialize in the nervous system related to the ear। अच्छा जी, वो डॉक्टर होते कौन है, वो स्पेशलिस्ट होते कौन है? या तो वो ईयर के डॉक्टर होते हैं, ठीक है, जिसको आप लोग ऑटोलॉजिस्ट कहते हैं, या तो न्यूरोटोलॉजिस्ट होते हैं। न्यूरोटोलॉजिस्ट मतलब जो कि नर्वस सिस्टम के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। रेफरल टू एन ऑडियोलॉजिस्ट, hearing and vestibular clinician may be made to perform tests to further evaluate hearing and vestibular damage। या फिर आप लोग जाते हैं ऑडियोलॉजिस्ट के पास। ऑडियोलॉजिस्ट आपको नेम से शो हो रहा है कि ऑडियो का मतलब जो ऑडिटरी से रिलेटेड है और एडिटरी मतलब हियरिंग। हियरिंग के या बैलेंस के जो डॉक्टर हैं, उन स्पेशलिस्ट हैं, उनको आप लोग कहते हैं ऑडियोलॉजिस्ट, ठीक है। उनके पास या फिर आप जाते हैं अगर आपको वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व का कोई भी मसला हुआ है, कोई भी डैमेज हुई है, कोई भी स्वेलिंग हुई है, या आपको कोई तकलीफ कोई पेन महसूस हो रही है, तो आप मेनली जो स्पेशलिस्ट देखते हैं वो ऑडियोलॉजिस्ट देखते हैं। ऑटोलॉजिस्ट के पास आप जा सकते हैं, न्यूट्रोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, वो आपकी डायग्नोज करेंगे, उसके बाद वो आपको रेफर कर सकते हैं ऑडियोलॉजिस्ट के पास, ठीक है, क्योंकि मेन काम ऑडियोलॉजिस्ट का होता है इसमें। नेक्स्ट आप देखें, टेस्ट टू हेल्प डिटरमाइन इफ सिम्टम्स माइट बी काज्ड बाय वेस्टिबुलर न्यूराइटिस इंक्लूडिंग हियरिंग टेस्ट। अच्छा जी, कुछ टेस्ट अब परफॉर्म करेंगे आपके ऊपर डॉक्टर, ये पता लगाने के लिए कि आपकी जो डैमेज हुई है वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व, वो वेस्टिबुलर न्यूराइटिस के सिम्टम्स हैं या उसके अंदर कुछ और सिम्टम्स भी हैं। वो टेस्ट कौन से हैं? बैलेंसिंग टेस्ट आ जाते हैं आपके पास। If a portion of the vestibular cochlear nerve has been damaged, another specific test which is called a head impulse test examines how difficult it is to maintain focus on the objects during rapid head movements। अच्छा जी, हेड इम्पल्स टेस्ट आपको क्या बताता है? हेड इम्पल्स टेस्ट आपको ये बताता है कि आपका फोकस कितना है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। आप हेड की मूवमेंट करते रहते हैं, डॉक्टर आपसे आपकी हेड की मूवमेंट करवाते हैं और आपको कहते हैं कि आपने अपना फोकस लूज नहीं करना ऑब्जेक्ट के ऊपर। मिसाल के तौर पर वो आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे और आपको कहेंगे कि आप अपने मुंह को राइट साइड पे टर्न करें, हेड को राइट साइड पे टर्न करें या लेफ्ट साइड पे टर्न करें, लेकिन जो आपका फोकस है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर होना चाहिए। अगर तो आपका फोकस मेंटेन रहता है तो इसका मतलब है कि आपका जो ये टेस्ट है ये बिल्कुल सही है, पॉजिटिव टेस्ट है। आपको वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व का डैमेज अगर है भी तो वो वेस्टिबुलर न्यूराइटिस नहीं है, कोई और वजह से है, ठीक है। क्योंकि ये जो टेस्ट हम परफॉर्म कर रहे हैं ये वेस्टिबुलर न्यूराइटिस का चेक करने के लिए हम परफॉर्म कर रहे हैं कि आपको वेस्टिबुलर न्यूराइटिस तो नहीं। ये जो हेड इम्पल्स टेस्ट है या बैलेंसिंग टेस्ट है ये नेक्स्ट आ रहे हैं, ठीक है, असेसमेंट में। क्योंकि आपको पता है कि जो भी मैंने अभी तक आपको लेक्चर परफॉर्म किया या फिर कोई भी प्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर मेरे लेक्चर कितने पड़े हुए हैं, उसमें टेस्ट तो लाजमी मैंने आपको बताए हैं। इसकी वजह यह है कि अगर मैं आपको टेस्ट ना बताऊं तो आप परफॉर्म कर ही नहीं सकते और ना ही आपको किसी चीज़ की समझ आएगी, ठीक है। इसमें मेन चीज़ टेस्ट है और इस लेक्चर में तो खास तौर पे मैंने मेडिसिन भी बताई है इसकी कि आप कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे मेडिसिन आपके पास आ गई है, ट्रीटमेंट फॉर रिड्यूसिंग सिम्टम्स। अच्छा जी, सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास जो मेडिसिन है, जो ड्रग्स हम यूज़ करते हैं वो है ओंडेंसिट्रोन, जिसको आप लोग ज़ोफ्रान भी कहते हैं, मेटोक्लोप्रामाइड जिसको आप लोग रिगलान भी कहते हैं, ठीक है। ये सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए दो ड्रग्स मैंने आपको बताई हैं। अब जो डिजीनेस को रिड्यूस करने के लिए हैं वो कौन कौन सी हैं? ड्रग्स सच एज मैक्लिजीन, एंटीवर्ट भी आप इसको कहते हैं, डायाजिपाम, वैलियम भी इसको कहते हैं, कोम्पेजिन एंड लोराजिपैम एंटी वैन आर प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। ट्रीटिंग अ वायरस, फॉर ट्रीटिंग वायरस एंटीवायरल मेडिसिन आर यूज्ड। अच्छा जी, जो वायरस आपको हर्पेस वायरस अगर आपको इन्फेक्ट कर रहा है तो वायरस को एलिमिनेट करने के लिए हम एंटीवायरल मेडिसिन यूज़ करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? एसाइक्लोविर। एसाइक्लोविर हम हमारे पास एंटीवायरल मेडिसिन है जो हम वायरस को एलिमिनेट करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक आप लोग नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको रेड से लिखा है। एंटीबायोटिक्स आर नॉट यूज्ड टू ट्रीट वेस्टिबुलर न्यूराइटिस।
आपके लिए ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि एंटीबायोटिक्स हम क्यों नहीं यूज़ करते वेस्टिबुलर न्यूराइटिस को ट्रीट करने के लिए। इसका सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन ये आंसर का ये है कि क्योंकि ये होती ही एंटीवायरल है। ये जो डिजीज़ है ये एंटीवायरल वायरस की वजह से होती है, बैक्टीरियाज की वजह से नहीं होती। इसलिए हम एंटीवायरस मेडिसिन यूज़ करते हैं। एंटीवायरल जो एंटी बैक्टीरियल है हमारे पास वो हम यूज़ ही नहीं करते, ठीक है, बिकॉज दिस डिसऑर्डर इज़ नॉट काज्ड बाय बैक्टीरिया। ठीक है, ये जो हमारे पास डिजीज़ है, ये जो हमारे पास डैमेज है वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व का या वेस्टिबुलर न्यूराइटिस हमारे पास डिजीज़ है, ये बैक्टीरिया की वजह से नहीं होती। ठीक है, इसलिए हम एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन यूज़ नहीं करते, एंटीबायोटिक्स यूज़ नहीं करते, एंटीवायरल यूज़ करते हैं क्योंकि ये वायरस की वजह से होता है। Balance and rehabilitation. If balance and dizziness problems last longer than a few weeks, a vestibular physical therapy program may be recommended. अच्छा जी, उन्होंने कहा अगर तो आपका बैलेंस लूज है और आपको डिजीनेस है, ठीक है, और वो एक हफ्ते से या चंद वीक से या 2 3 4 हफ्तों से ज़्यादा टाइम हो गया है, आप रिकवर नहीं कर पा रहे, तो फिर हम आपको फिजिकल थेरेपी रिकमेंड करते हैं। जो डॉक्टर होते हैं वो आपको फिजिकल थेरेपी रिकमेंड करते हैं कि आप फिजिकल थेरेपी करवाएं किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट से जाके। ठीक है, इसमें फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, ख़ास तौर पर बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि वो आपसे इस तरह की एक्सरसाइज करवाते हैं कि आपका बैलेंस जो है वो रिकवर हो जाता है। बल्कि मैं तो आपको यहाँ तक कहता हूँ कि अगर आप वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व का कोई भी पेशेंट देखें या हत्ता के पैरालाइज का कोई पेशेंट देखें, तो कोई ऐसा पेशेंट देखें जिसकी सेंसेस लूज हैं, तो आप उसको फिजियोथेरेपिस्ट रिकमेंड करें। आपके हमारे जो सोसाइटी है इसमें फिजियोथेरेपिस्ट रिकमेंड नहीं किए जाते, बहुत कम किए जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा लॉस है हमारी सोसाइटी का। हालांकि सबसे पहले फिजियोथेरेपिस्ट रिकमेंड करना चाहिए, क्योंकि जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो आपको मेडिसिन यूज़ कम करवाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो भी मेडिसिन है उसका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। तो जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो आपको मेडिसिन यूज़ नहीं करवाएगा, कम यूज़ करवाएगा, और अगर करवाएगा भी तो वो मल्टीविटामिन्स वगैरह करवाएगा जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हैं, और आपसे एक्सरसाइज परफॉर्म करेगा जो कि आपको नेचुरल वे में आपके बैलेंस को मेंटेन करेगा। ठीक है, As the first step in this program, a vestibular physical therapist evaluates the parts of the body that affect the balance. फर्स्ट स्टेप में एक फिजियोथेरेपिस्ट क्या करता है कि आपके बॉडी के वो पार्ट चेक करेगा कि जो बैलेंस परफॉर्म कर ही नहीं सक रहे, जो बैलेंस को मेंटेन करने में रुकावट कर रहे हैं, ठीक है, रुकावट बन रहे हैं। मिसाल के तौर पर वो एरियाज कौन से हैं? द लेग्स, हाउ वेल द लेग्स सेंस बैलेंस व्हेन अटेम्प्टिंग टू स्टैंड और वॉक। सबसे पहले फिजियोथेरेपिस्ट आपकी लेग्स को देखेगा कि जब आप चलते हैं या जब आप खड़े हुए हैं, पेशेंट खड़ा है या चल रहा है, तो उसकी सेंसेस लेग्स की कैसी हैं। नेक्स्ट जो वो देखेगा वो आपकी आईज देखेगा, हाउ वेल द सेंस ऑफ विजन इंटरप्रेट्स द बॉडीज पोजीशन इन रिलेशन टू इट्स सराउंडिंग, कि आपकी जो आईज हैं वो आपकी बॉडी की पोजीशन को किस तरह से सेंस कर रही हैं आपके इर्द गिर्द के माहौल के लिहाज से। नेक्स्ट जो वो देखेगा वो ईयर्स को देखेगा, हाउ वेल द ईयर फंक्शंस टू मेंटेन बैलेंस, क्योंकि आपको पता है कि आपकी आईज, आपके ईयर्स, आपकी लेग्स का बैलेंस मेंटेन करने में ये बहुत अहम किरदार अदा करती हैं, ख़ास तौर पे आपकी आईज, आपकी ईयर्स और आपकी लेग्स। मैं फिर आपको एक बार बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर आप अपनी आंखें बंद करें और आप चलना स्टार्ट कर दें तो आपको पता ही होगा, आप दीवारों में बचते फिरेंगे। इसी तरह से अगर आपको सुनना बंद हो जाए तो आप जब सुन ही नहीं सकेंगे तो आप चल भी नहीं सकेंगे। अगर आप चल सकते हैं लेकिन बहुत मुश्किल से, क्योंकि आप लोगों ने अक्सर लोग ऐसे देखे होंगे जो सुन नहीं सकते लेकिन वो चल रहे होते हैं, क्योंकि वो अडोप्ट कर चुके होते हैं। आपको पता होगा कि आपकी बॉडी के अंदर एक अडोप्टिव मैकेनिज्म है कि आप जिस माहौल में भी रहते हैं उसको आप अडोप्ट कर लेते हैं। वो सिर्फ अडोप्शन की वजह से जो बहरे होते हैं वो चलते हैं और अपने बैलेंस को मेंटेन करते हैं। वैसे अगर जो नॉर्मल बंदा है उसको अचानक से अगर सुनना भी बंद हो जाए तो उसके लिए बैलेंस मेंटेन करना शुरू में बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, फिर आस्ता आस्ता जब वो अडेप्ट हो जाता है, उसकी बॉडी अडेप्शन कर लेती है, फिर वो बैलेंस मेंटेन करते हैं। द बॉडी एज अ होल, हाउ वेल द बॉडी इंटरप्रेट्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, डज द बॉडी स्वे और हैव अनस्टेडी पोस्चर,
कि आपकी बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। आया कि जब आप खड़े होते हैं तो आप स्वे तो नहीं कर रहे, यानी कि इधर उधर वो डगमगाते तो नहीं फिर रहे। स्वे का मतलब डगमगाना वगैरह। या आपका पोस्चर खराब तो नहीं है। ये था बॉडी एज अ होल में। Overall body exercises that shift body weight forward and backward and from side to side while standing। अब ये कुछ एक्सरसाइज बताई हैं कि जो आपके बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करेंगी। वो एक्सरसाइज कौन सी हैं कि वो एक्सरसाइज ये हैं कि आप अपनी बॉडी को फॉरवर्ड बेंड करेंगे, बैकवर्ड और साइड। यहाँ से आपको तो क्लियर नज़र ही नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे पिक्चर नहीं है, इसलिए मैंने पिक्चर ऐड किया। ये देखिए आप, ये साइड वाली है, राइट एंड लेफ्ट, और ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ये आप एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं अपनी बॉडी को मेंटेन बैलेंस करने के लिए। अच्छा जी, यहाँ पे आपको क्लियरली नज़र आएगी। ये देखिए ये परफॉर्म कर रही है साइड वाली, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ आपको पिक्चर से क्लियर हो जाएगी या वीडियो से क्लियर हो जाएगी ना, वो आपको, अगर मैं आपको थ्योरी पढ़ाता रहूँ, आपको बहुत से एक्सेल लेक्चरर मिलेंगे जो थ्योरी पढ़ा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। वो आपको थ्योरी से क्लियर करवा ही नहीं सकती। जो चीज़ आप देख के अपनी आइज़ को, जो आप चीज़ देखते हो ना, आपके दिमाग में बैठ जाती है। आप एक चीज़ याद रखें कि आप दो चीज़ें कभी नहीं भूलते। एक चीज़ जो आप देख लेते हैं, एक चीज़ जो आप सुन लेते हैं, वो आप चीज़ कभी नहीं भूलते, ठीक है। इसलिए मैं पिक्चर्स या वीडियोस अपनी वीडियो में लाजमी ऐड करता हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ मेरी वॉइस, आप ये सुने, इंशाल्लाह आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जो आपका नेक्स्ट टेस्ट है, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो आइज़ के रिलेटेड है कि फोकस से रिलेटेड। आई हियर हेड टर्न एक्सरसाइजेज। Focusing eyes on an object while turning head from side to side, keeping vision steady while making rapid side to center head turns। ठीक है, यानी कि वो कह रहा है कि आप अपने जो हेड है उसको मूव करवाते हैं राइट या लेफ्ट, लेकिन आपका जो फोकस है वो सामने पड़े हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर होना चाहिए। Focusing eyes on a distant object with brief glances at floor while continuing to walk toward the object। अच्छा जी, ये देखें, ये एक कार्ड पड़ा हुआ है। ये आप देखें, फिगर 2A, लुक स्ट्रेट एड, टर्न योर हेड 45 डिग्रीज टूवर्ड्स द राइट। यानी कि इस वाली पिक्चर में उसने अपने हेड को 45 डिग्री राइट टर्न करवाया, लेकिन आप उसकी आइज़ देख सकते हैं वो ऑब्जेक्ट के ऊपर है। ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, कार्ड पड़ा हुआ है, उसकी आइज़ क्या है, फोकस कर रही है कार्ड के ऊपर, जो बिजनेस कार्ड है। अच्छा जी, नेक्स्ट पिक्चर में आप लोग देखें, उसने अपने हेड को 45 डिग्री टर्न किया है लेफ्ट की तरफ, लेकिन उसकी जो आइज़ हैं वो सिर्फ उसके ऑब्जेक्ट के ऊपर हैं, फोकस कर रही है कार्ड के ऊपर। अगर तो उसका फोकस ठीक है तो इसका मतलब कि उसको वेस्टिबुलर न्यूराइटिस नहीं है, उसको जो फोकसिंग का प्रॉब्लम है वो नहीं है। लेकिन अगर उसका फोकस लूज हो गया तो इसका मतलब है कि उसको फोकस का प्रॉब्लम है। ये थी आज की वीडियो वेस्टिबुलर न्यूराइटिस के ऊपर। उम्मीद है मुझे कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, वीडियो को भी शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।